हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस चैनल। माय नेम इज भूमिका और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर बहुत ईजी है एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा ये आता है कि आपको कोई भी 2 या 3 डिफॉर्मिटीज दे दी जाएगी और फिर बोला जाएगा कि इनके बारे में बताओ। उसमें आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना होगा कि क्या डिफॉर्मिटी है, ये क्यों कॉज होती है और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है। तो बहुत ईजी चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोस्चर डिफॉर्मिटीज एग्जैक्टली होती क्या है। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को हम सेपरेटली देखें, पोस्चर मीन्स आपकी जो पोजीशन है, आपकी बॉडी की पोजीशन, जब आप चल रहे हो या आप सो रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी की जो बेसिक पोजीशन है उसको हम बोलते हैं पोस्चर। सिमिलरली जो आपकी डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी यानी आपकी कोई खराबी या माल फंक्शनिंग आपकी बॉडी पार्ट में, आपके किसी जॉइंट में, दैट इज डिफॉर्मिटी। पोस्चर डिफॉर्मिटीज क्या क्या होती है? कुछ आपकी लेग्स में है और कुछ आपकी स्पाइनल कर्वेचर में है। लेग्स में जो हम पढ़ेंगे वो हमारी है फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स। और जो हम स्पाइनल कर्वेचर में पढ़ने वाले हैं वो है काइफोसिस, लॉर्डिसिस एंड स्कॉलिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉक नीज के बारे में। तो नॉक नीज हमारी डिफॉर्मिटी लेग में होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नीज होती है वो एक दूसरे को टच कर रही होती है, नॉक कर रही होती है। एज वेल एज उसी टाइम पे जो आपकी एंकल्स है उनमें बहुत ज्यादा गैप होता है, आपकी फीट में बहुत ज्यादा गैप होता है। इसको हम जेनो वेगन भी बोलते हैं। और इसके कॉजेज बेसिकली अगर देखेंगे, जो भी हमारे बोन से रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटीज है वो ज़्यादातर कॉज होती है आपके विटामिन डी, फॉस्फोरस, कैल्शियम की अगर आप में डेफिशिएंसी होती है तो ज़्यादातर ये सारी डिफॉर्मिटीज जो है ये कॉज होती है। इसके अलावा जो मेन रीज़न होता है वो रिकेट्स होता है। बिकॉज अगर आपको पता हो तो रिकेट्स जो होती है वो भी आपकी बोन्स में डिफॉर्मिटी होती है। जो आपके बोन्स है वो डिफॉर्म होने लग जाती है रिकेट्स की वजह से। आपकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। एज वेल एज ओबेसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है, जिसकी वजह से आपको नॉक नीज कॉज हो सकता है। अब करेक्ट कैसे करा जा सके इन सभी डिफॉर्मिटी को? सबसे पहले आता है, अगर हम एक्सरसाइज करें हॉर्स राइडिंग, हम अपनी नीज के बीच में अगर पिलो रखते हैं वो भी हेल्प करते हैं इसको क्योर करने में। एज वेल एज कुछ आसन दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि पद्मासन और गोमुख आसन। इन आसनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट आता है जब करेक्टिव मेजर में आप आसन के नाम लिखते हो तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है टीचर को कि आपको याद है ये चीज़ें। उसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आपका विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है बो लेग्स। अगर हम ढंग से देखेंगे तो जो बो लेग्स है वो नॉक नीज का ऑपोजिट है। नॉक नीज में हमारी जो नीज थी वो एक दूसरे को टच कर रही थी। यहीं पे जो बो लेग्स है उधर हमारी नीज के बीच में गैप है और हमारी जो एंकल्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये उसका एकदम ऑपोजिट है और इसको हम जेनुबेरम भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है जेनुबेरम। सिमिलरली इसके जो कॉजेज होते हैं वो सेम भी हम लिख सकते हैं कि ओबेसिटी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, या आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसको हम करेक्ट कैसे करें? तो वही अपनी जो विटामिन डी है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आप प्रॉपर डाइट ले, या फिर हम मॉडिफाइड शूज आते हैं प्रॉपर कि आपकी जो लेग्स है उनको वो नॉर्मल स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। इसमें हम आसन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हमारी बो लेग्स ठीक हो सके? तो गरुड़ आसन और अर्ध चक्रासन। गरुड़ आसन एंड अर्ध चक्रासन परफॉर्म करने से हमारी जो बो लेग्स है वो करेक्ट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो बो लेग का करेक्टिव मेजर आता है वो है कि आप अपनी फीट के इनर एज पे खड़े हो। अगर आप अपनी फीट के इनर एज पे खड़े होते हो तो वो हेल्प करता है आपकी जो लेग्स है उसके अलाइनमेंट को स्ट्रेट करने में। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो होती है फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट को हम जाने कैसे? तो अगर आप यहाँ पे साइड में पिक्चर में देखोगे आपको 2 फीट दिखेंगे। एक में आपको प्रॉपर आर्म दिखाई दे रहा है और एक में आपकी जो फीट है वो बिल्कुल फ्लैट है फ्लोर पे। तो फ्लैट फुट का मतलब अगर हम नेम से देखें, फ्लैट, आपका फुट जो है वो फ्लैट है, उसमें कोई आर्क नहीं है, कोई ऐसे शेप, आर्क की शेप नहीं बनती है, सेमी सर्कल शेप नहीं बनती है। इसको अगर आपको नॉर्मली टेस्ट करना है तो आप अपने लेग फीट को पानी में रखें और फिर उसको फ्लोर पे रख के देखें तो आपको पता चलेगा अगर वो प्रॉपर आर्क उसमें आ रहा है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। बट वो प्रॉपर आर्क नहीं आ रहा है जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है, तो फिर आपको फ्लैट फुट हो सकता है। अब फ्लैट फुट को और क्या बोलते हैं? उसको हम पेस्टिसाइड प्लानस या फिर फॉलन आर्क। फॉलन आर्क का मतलब आर्क आपके फीट में नहीं है, इसलिए फॉलन आर्क। अब ये क्यों कॉज हो सकते हैं? आपकी वीक मसल्स होती है। अगर आपकी जो फीट की मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है तो बॉडी का सारा प्रेशर उस पर आता है, जिसकी वजह से आपके जो फुट है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं।
भाई ओबेसिटी जो हमने बात करी कि आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपकी लेग्स पे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जिस वज़ह से फ्लैट फुट कॉज़ होता है। एज़ वेल एज़ अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स कैरी कर रहे हैं बहुत लॉन्गर टाइम तक, तो उसकी वज़ह से भी आपको फ्लैट फुट कॉज़ हो सकता है। अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो बेसिक इसमें हमें करेक्ट करने के लिए ये है कि हमें अपनी फीट में आर्क वापस चाहिए। तो आर्क वापस लाने के लिए हम अपनी जो हील्स हैं उन पे जंप कर सकते हैं स्टैंडिंग ऑन हील्स। आप अपनी हील्स पे स्टैंड हो या वॉक करो हील्स पे ही, क्योंकि हील्स पे हम जब चलते हैं तो वो प्रॉपर आर्क जो आपका आता है फीट पे वो उसमें हेल्प करता है। एज वेल एज अगर हम स्किपिंग रोप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी हेल्प करता है फ्लैट फुट को करेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने जैसे बाकियों के लिए योगा आसन पढ़े थे, इसमें भी जो मेन योगा आसन है वो है वज्रासन। अगर हम वज्रासन परफॉर्म करते हैं तो वो हेल्प करता है हमारे फ्लैट फुट को करेक्ट करने में। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है राउंड शोल्डर्स। तो राउंड शोल्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली डिफॉर्मिटी हमारी शोल्डर्स में कॉज होती है। तो इसका पता कैसे चलेगा? तो अगर हम देखते हैं एक नॉर्मल पर्सन खड़ा है, उसको हम साइड वेज से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है उसके जो नेक, चिन और जो उसके शोल्डर्स होते हैं वो एक अलाइनमेंट में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। बट अगर यहाँ पे हम जो साइड में पिक्चर उसको देखें तो उसका हेड, जो चिन और नेक है वो बाहर की तरफ फॉरवर्ड हो रखे हैं, एकदम बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और वहीं पे उसकी जो अपर बैक है वो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा बेंड हो रखी है। तो राउंड शोल्डर का पोस्चर यही होता है कि आपका जो अपर बैक है वो उसका पोस्चर बिल्कुल खराब हो जाता है। इसमें जो आपकी नेक, चिन और शोल्डर्स है वो बेंड हो जाती है बाहर की तरफ। इसके कॉजेस क्या है? तो एक कॉज हो सकता है कि ये हेरिडिटरी है, आपके पेरेंट्स में से किसी को अगर राउंड शोल्डर्स की डिफॉर्मिटी है तो हो सकता है कि आपको भी राउंड शोल्डर कॉज हो। इसके अलावा जो मेन इस चीज़ का कॉज होता है, जो भी आपकी स्पाइनल कर्वेचर या आपके आपके अपर शोल्डर्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादातर इस वजह से होती है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप ढंग से नहीं बैठ रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेंड होके वॉक कर रहे हैं, या फिर आपका फर्नीचर ठीक नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फर्नीचर ठीक नहीं है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है। मेन कॉज जो इसका होता है इस डिफॉर्मिटी का वो यही होता है। अब इसको हम ठीक कैसे करें? तो हम पीछे से बात करें कि पोस्चर ठीक नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि आप अपना पोस्चर ठीक करो। आप जब बैठे हो, आप अगर लिखने का काम करें तो आप अपना 45-90 डिग्री कुछ मेंटेन करके रखें। आपको फर्नीचर ठीक होना चाहिए, टेबल चेयर का जो डिस्टेंस है वो ठीक होना चाहिए, हाइट ठीक होनी चाहिए उसकी। एज़ वेल एज़ आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब आप चल रहे हैं तो आप ज़्यादा आगे की तरफ झुके ना, और अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वेट कैरी कर रहे हैं तो उसको कम कर दें कैरी करना, बिकॉज़ उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुकती है और हमारा पोस्चर खराब करती है। इसके अलावा राउंड शोल्डर्स को करेक्ट करने के लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं और हेल्प करते हैं वो हमारे मसल्स को डेवलप करने के लिए, जैसे कि चेस्ट स्ट्रेचेस, वॉल स्ट्रेचेस, प्लैंक्स, पुल-अप्स एक्सेट्रा। और योगा आसन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है चक्रासन और धनुरासन। नेक्स्ट जो आता है हमारा काइफोसिस। अब काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस जो है ये बेसिकली हमारी स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम्स है। इसमें हमारी स्पाइन जो है उसमें डिफॉर्मिटी आती है। जो अगर आप यहाँ पे जो चीज़ आप कंफ्यूज करेंगे वो है कि काइफोसिस और राउंड शोल्डर जो सेम है, क्योंकि काइफोसिस में भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो बैक है वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा बेंड है, बट द थिंग इज जो राउंड शोल्डर्स है उसमें आपके शोल्डर्स बल्ज आउट हो रहे हैं, ठीक है। और काइफोसिस में आपकी स्पाइन जो है, स्पाइन में आपका फर्क आ रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे पिक्चर में देखिए, जो एक लेफ्ट साइड में है जो पर्सन है उसकी स्पाइन जो नॉर्मल हमारी स्पाइन में कर्व है वैसा है, बट जो दूसरी पिक्चर है इसमें जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बेंड है। तो इसमें काइफोसिस में स्पाइन में हमारी प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल कर्वेचर में प्रॉब्लम आती है। जो राउंड शोल्डर्स था उसमें आपके शोल्डर्स जो होते हैं वो बल्ज आउट हो जाते हैं। तो मेन डिफरेंस इनका ये है। अब जो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस जैसी जो स्पाइनल कर्वेचर में हमारी प्रॉब्लम आती है, ये ज्यादातर रीजन इसका ये होता है कि माल न्यूट्रिशन होती है। आपकी न्यूट्रिशन डाइट जो है वो बहुत कम है या ठीक न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं। सेकेंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स जो है वो कैरी कर रहे हो जिसके वजह से आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर वही सेम आपका फर्नीचर ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बेंड होकर चल रहे हो, वॉक कर या बैठ रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हो, पढ़ाई करते टाइम बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हो, तो उसकी वजह से आपको ये कॉज हो सकता है। इसको हम करेक्ट कैसे करें? तो वही आप अपना पोस्चर ठीक रखिए। सेकंड चीज़ जो है कि अगर आप जब सो रहे हैं, अगर आप अपनी बैक के नीचे पिलो रखते हैं तो वो आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है आपकी जो स्पाइन है उसको, और करेक्ट करने में हेल्प करता है काइफोसिस। इसके अलावा
अगर हम स्विमिंग परफॉर्म करते हैं तो वो भी हमारी स्पाइन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिफॉर्मिटी को क्योर करने में। और काइफोसिस करेक्ट करने के लिए जो योगासन हमें परफॉर्म करनी चाहिए वो है धनुरासन और चक्रासन। नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो होते हैं वो हमारे लंबर रीजन में होती है। लंबर रीजन बेसिकली लोअर आपका जो स्पाइन का रीजन है दैट इज लंबर रीजन। उसमें आपकी जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा कर्व हो जाती है। आपकी जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व हो जाती है। इस पिक्चर में देखिए आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल नॉर्मल है फर्स्ट पिक्चर में। यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर है उसमें आपकी जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा कर्व हो गया। तो जो हमारा काइफोसिस है वो अपर हमारी जो स्पाइन थी अपर स्पाइन में था और उसमें हमारी स्पाइन जो थी वो अंदर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा बेंड हो गई थी। लॉर्डोसिस जो हमारा लंबर रीजन जो हमारी लोअर स्पाइन है उस रीजन में है जब हमारी जो स्पाइन है वो बेंड हो गई है कर्व हो गई है। सेम इसके कॉजेस भी वही है कि वीक मसल्स है, इम्बैलेंस डाइट है, कैल्शियम फॉस्फोरस आपके प्रॉपर नहीं है और ओबेसिटी। द मेन रीजन ऑफ द डिफॉर्मिटीज जितनी भी हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज देखी है वो है ओबेसिटी। तो अगर आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर एक मेंटेन करके रखिए वेट तो आप डिफॉर्मिटीज जो है वो ठीक कर सकते हैं बेसिकली। अब लॉर्डोसिस को करेक्ट करने के लिए क्या मेजर है? टो टचिंग। टो टचिंग क्या आप अपने जो टोज है उनको टच करिए बेंड होकर, तो आपकी जो स्पाइन है उसको बाहर की तरफ कर्व करने में हेल्प करती है जिससे लॉर्डोसिस जो है वो करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो आसन आप परफॉर्म कर सकते हैं वो है हलासन और पश्चिम उत्तानासन। अगर आप परफॉर्म करते हो तो लॉर्डोसिस आपका करेक्ट हो सकता है। जो लास्ट हमारी आती है वो है स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस में क्या होता है कि हमारी स्पाइन अगर हम देखें स्ट्रेट होती है बट इसमें वो साइड वेज है कि हमारी स्पाइन का जो शेप है वही चेंज हो गया। ज्यादातर ये सी, जैसे हम सी लिखते हैं, सी की तरह कर्व हो जाती है या फिर एस की तरह शेप ले लेती है। इसमें जो लैटरल पोजीशन होती है हमारी स्पाइन की, लैटरल पोजीशन एक जो फिक्स पोजीशन है उसकी बजाय हमारी जो स्पाइन है वो सी या एस की शेप में हमको अडेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आप एक अपने राइट हैंड साइड से आप कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी लोड कैरी कर रहे हो तो आप देखोगे आप उस तरफ बेंड होने लग जाते हो। तो अगर यही सेम चीज़ आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी जो स्पाइन है वो वही शेप ले लेती है। तो उसकी वजह से स्कॉलियोसिस कॉज होता है। ठीक है, ये सेम रीजन जो मैंने बताया, एक तो क्या आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट कैरी कर रहे हो एक तरफ से तो आपकी जो बोन है जो आपकी स्पाइन है वो उस तरफ बिल्कुल वही शेप ले लेती है, उस तरफ बेंड हो जाती है। फिर इम्प्रॉपर डाइट है, आप न्यूट्रिशन ढंग से नहीं ले रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है तो उस वजह से पॉज हो सकता है। आप ढंग से खड़े नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सहारा लेके खड़े हैं, खुद पे अपने लेग्स पे नहीं खड़े हैं, ढंग से एट पोजीशन में नहीं खड़े हैं, तब भी स्कॉलियोसिस कॉज हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि स्कॉलियोसिस को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि होल्ड अ हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम। ये क्या है बेसिकली, आप जैसे एक मंकी बार है आप उस पर लटक रहे हो, हैंगिंग ऑन इट, या आपकी जो स्पाइन है उसको अलाउ करते हैं एक स्ट्रेट कर्वेचर में आने में, जो कि हेल्प करते हैं स्कॉलियोसिस को करेक्ट करने के लिए। अदर देन दिस हम बैक स्ट्रोक स्विमिंग परफॉर्म कर सकते हैं और योगा आसन, त्रिकोणासन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हेल्प करता है स्कॉलियोसिस को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शनिंग के बारे में। अब मेनार्क क्या होता है? मेनार्किस जब एक गर्ल 8 to 15 ईयर्स के बीच के एज ग्रुप में वो अपनी फर्स्ट मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल, पीरियड साइकिल जो है वो स्टार्ट करती है। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये अगर होती है एवरी मंथ एंड लास्ट अप टू 3 to 5 डेज। एंड जो लास्ट पीरियड कॉज होता है हर एक विमेन के लिए दैट इज नोन एज मेनोपॉज, और ये बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55 कॉज होता है। अब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है कि किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल में कुछ एब्नॉर्मलिटीज है, कुछ दिक्कतें हैं, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शनिंग। क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? सबसे पहला आता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका एक फिक्स पीरियड होता है, 21 to 35 डेज के इंटरवल के बाद मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल जो है वो अकर होती है। बट अगर किसी फीमेल में 21 डेज से पहले या 35 डेज के बहुत बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल कॉज हो रही है तो वो एक पार्ट होता है डिसफंक्शनिंग का। अदर देन दिस, अगर बहुत ज़्यादा पेन, क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग ड्यूरिंग पीरियड या फिर मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होती है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अभी कॉज क्यों हो सकता है? मेन रीजंस ये होते हैं कि फिजिकल फिटनेस नहीं होती है, उनकी प्रॉपर डाइट नहीं होती है, न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, ओवरवेट होता है, एक्सरसाइज स्केड्यूल उनका ठीक से नहीं होता है, कुछ डिजीजेस
बहुत ज़्यादा रेगुलरली बीमार पड़ रहे होते हैं, ये सब जो रीजंस होते हैं कॉज कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शनिंग में। अब हमारा जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो ऐसे जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, फीमेल एथलीट्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करनी होती है फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा रेगुलरली। तो उसकी वजह से क्या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फीमेल एथलीट ट्रायड, जो फीमेल्स है एथलेट स्पोर्ट्स में, उनको जो डिजीज कॉज होते हैं, ट्रायड इज ग्रुप ऑफ 3। तो यहाँ पे हम 3 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, एमेंजिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले हम आ रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली मतलब ये है कि जो फीमेल्स हैं उनकी बोन में जो मिनरल डेंसिटी होती है, मिनरल की कमी होने लग जाती है उनकी बोन्स में। उनकी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है बिकॉज उनकी प्रॉपर डाइट नहीं हो सकती। रीज़न मेन ये हो सकता है उनकी प्रॉपर डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, फॉस्फोरस कैल्शियम ढंग से नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से उनकी बोन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। अब ऐसे में अगर वो कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन कॉज हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, डिफॉर्मिटीज हो सकती है। अदर देन दिस अगर वो उनके ये सब चीज़ें होते हुए भी वो बार बार रेगुलरली एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रही है, तो उसकी वजह से सीरियस इंजरीज कॉज हो सकते हैं, सीरियस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आते हैं एमेंजिया। एमेंजिया बेसिकली ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जिसमें एक फीमेल जो है वो 18 ईयर्स की हो गई है, 18 ईयर्स से ज़्यादा की हो गई है, बट स्टिल उनकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल जो मेनार्क है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि दे हैव स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल, बट उनके जो मेंस्ट्रुएटिंग इंटरवल्स होता है वो 3 to 4 मंथ से ज़्यादा हो जाता है एट टाइम्स। इसको हम 2 टाइप्स बोलते हैं, एमेंजिया जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जो फर्स्ट कंडीशन हमने बात करी कि फीमेल जब एक गर्ल जो है वो प्यूबर्टी हिट करती है बिटवीन 8 to 15 ईयर्स में, स्टिल उसके फर्स्ट पीरियड में ना जो है वो कभी स्टार्ट ही नहीं, कभी डेवलप ही नहीं हुई, दैट इज हमारा प्राइमरी एमेंजिया। सेकेंडरी एमेंजिया इज दे आर स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल, बट जो मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल होते हैं, पीरियड साइकिल जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे इंटरवल में होती है, बिटवीन द इंटरवल ऑफ 4 to 3 मंथ्स। तो वो हमारा सेकेंडरी एमेंजिया के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, आपको टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो थर्ड सिंड्रोम हम पढ़ने वाले ट्रायड में वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आप ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, आपकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन सारे ठीक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट जो है आप वो ढंग से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमने ऐसे देखा है कि स्पोर्ट्स में ही होता है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कैटेगरीज होती है, वेट कैटेगरीज होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया या रेसलिंग हो गया, उसमें कैटेगरीज बनाए होते हैं कि इतने इतने वेट के लोग चाहिए हमें परफॉर्मेंस के लिए। तो एट टाइम्स हमने ये देखा है कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस यूज करने लग जाते हैं अपने वेट को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो खाने पीने की आदत होती है वो बिगड़ जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर को हम ग्रॉस डिस्टर्बेंस इन ईटिंग बिहेवियर भी बोलते हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, पहला है एनोरेक्सिया और दूसरा है बुलिमिया। तो जो एनोरेक्सिया है उसमें बेसिकली ये है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है कि ओ उसका वेट इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, वो एक मिसकंसेप्शन होता है उनके माइंड में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं अपना बॉडी वेट जो है उसको कम करने के लिए, जैसे कि वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कोई भी फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में रखते ही नहीं है। ऑल्दो एक बैलेंस डाइट लेने के लिए, फिट रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें चाहिए होते हैं, बट उनमें मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि नहीं मुझे अपना वेट बहुत कम रखना है, या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको है कि मेरे को अपना वेट बहुत कम लेके आना है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो अपनी ईटिंग हैबिट्स ऐसे कर लेते हैं कि वो कुछ न्यूट्रिशंस लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो उनकी ही बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करने लग जाता है, दैट इज एनोरेक्सिया। दूसरा है बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फूड खाता है, वेट गेन कर लेता है, बट बाद में फिर वो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस यूज करता है उस वेट को घटाने के लिए। पहले उनको कंट्रोल नहीं रहता है, वो सब जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एक बहुत ज़्यादा लेवल पे ले रहे होते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, और फिर आफ्टर दैट उसको अपनी कैलोरीज को कम करने के लिए, कट डाउन करने के लिए वो कुछ अनहेल्दी वेज लेते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, डेलिबरेटली आप वॉमिट कर रहे हैं, या फिर आप
आप लेक्सेटिव्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वेट लॉस के, वो बुलिमिया के अंडर आता है। ये हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।